हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बच्चों, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको यह बात समझना पड़ेगा कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना। फ्रीजिंग पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। ग्राफ हम लोग लेके चल रहे हैं टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक, मैं यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं और इस पॉइंट से मैं कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक्चुअली में ट्रिपल फेज ऑफ वाटर का है डायग्राम, वो हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। यहां पर 3 सेगमेंट है। इधर है आपके पास गैस, ये है आपके पास सॉलिड और ये है आपके पास लिक्विड। ठीक, अब यहां पे जितने भी लाइन हमने ड्रॉ किए हैं ना, इन सारे लाइन का एक अपना अपना मतलब होता है। जैसे इस लाइन की बात अगर आप करते हैं तो इस लाइन पे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अगर आप इस लाइन की बात करते हैं तो इस लाइन पे सॉलिड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम पर रहेगा। और अगर आप इस लाइन की बात करते हैं तो यहां पे लिक्विड और गैस आपस में इक्विलिब्रियम पर रहेगा। और एक और पॉइंट है बाबू, अगर आप ध्यान से देखिए ये वाला, तो ये वो पॉइंट है जिसपे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या नाम देते हैं? ट्रिपल पॉइंट। मैं लिख देता हूं यहां से, ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या नाम दे रहे हैं? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट आप कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होगा जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम पे मौजूद होंगे। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए जो है ना, हमें कुछ कुछ चीजों को यहां से रिमूव करना होगा। जैसे मैं यहां से गैस को रिमूव कर दिया, फिर यहां से ये वाले लाइन को भी मैं रिमूव कर देता हूं, ये वाले लाइन को भी मैंने रिमूव कर दिया। तब आपके पास क्या बचा? आपके पास इस पॉइंट पे 2 ही स्टेट दिख रहे होंगे, एक सॉलिड और एक दिख रहा होगा लिक्विड। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप प्रेशर सोचते हैं ना बाबू, तो इस पॉइंट पर प्रेशर जितना सॉलिड का है उतना ही प्रेशर आपका लिक्विड का होगा, या फिर इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड आपके इक्विलिब्रियम पर मौजूद होंगे। तो जिस टेम्परेचर पर किसी भी सबस्टांस का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर या फिर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर रहता है, उस टेम्परेचर को नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट नाम देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट पर और लिक्विड स्टेट पर आपका इक्विलिब्रियम पर रहता है, या फिर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर आपको सेम मिलता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट को स्टेटमेंट पर क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर at which vapor pressure of substance in both the state, that is solid and liquid state are in equilibrium called as freezing point। ठीक, जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चल लूं, जहां पर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मैं बोल रहा हूं at 0 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर in both solid and liquid state,
सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम, hence freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अच्छा, आपसे एक छोटा सा मैं सवाल पूछूं, क्या अब इस पॉइंट को आप ट्रिपल पॉइंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिस जगह पर किसी भी सबस्टांस का सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट एक साथ इक्विलिब्रियम पे मौजूद होता है। तो इस पॉइंट पे तो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है ना, गैस तो नहीं है। मतलब इस वाले को आप ट्रिपल पॉइंट नाम नहीं देंगे, इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट नाम नहीं देंगे। तो ट्रिपल पॉइंट क्या हुआ ये भी आपको मैंने समझा दिया, साथ साथ हमने आपको ये भी समझा दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग एंटी फ्रीज सबस्टांस के बारे में भी समझ लेते हैं बच्चों। देखो, एंटी फ्रीज सबस्टांस वो सबस्टांस होंगे जिसका इस्तेमाल करके कोई भी जमे हुए चीज को पिघलाया जा सकता है। अब बेसिकली एंटी फ्रीज सबस्टांस हमारे पास 3 अलग अलग टाइप का मैं कंसीडर कर लेता हूं। जैसे आपका इथाइल अल्कोहल, आप इसकी बात कर लें, ये भी एक प्रकार का एंटी फ्रीज सबस्टांस है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं इथिलीन ग्लाइकोल का, तो ये भी आपके पास एंटी फ्रीज सबस्टांस होगा। फिर अगर मैं नमक की बात करता हूं तो ये भी आपका एक प्रकार का एंटी फ्रीज सबस्टांस है। ये तीनों का इस्तेमाल आप जमे हुए चीज को पिघलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कार रेडिएटर पे करते हैं। कहां पे करते हैं बाबू? कार रेडिएटर्स में करते हैं। फिर इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल जो है आप करते हैं वाटर सप्लाई पाइप पे। फिर आप नमक या फिर NaCl का इस्तेमाल करते हैं डी आइस ऑफ रोड पे। अगर मान लो आप जम्मू कश्मीर में चले गए, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जाने के बाद आप 3 जगह को नोटिस करो जहां पे पानी जम जाता है। जैसे कार रेडिएटर्स की बात आप करते हैं, जब आप कार लेके गए हैं जम्मू कश्मीर में, उसके रेडिएटर में जो पानी भरे जाते हैं वो जम गया, आपका बर्फ बन गया वो, ठीक है। फिर वाटर सप्लाई पाइप जो होती है वहां पर जहां से पानी को सप्लाई करके घर घर तक पहुंचाया जाता है, वहां पर भी आप देखें तो बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है वो पानी। फिर जो रास्ते होते हैं, जो रोड होते हैं, वहां भी बर्फ से ढक जाता है पूरी तरीके से। अब सब जगह पे बर्फ को हटाना है, उसको पिघालना है बेसिकली, तो हम लोग इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इथाइल अल्कोहल हमेशा कार रेडिएटर में ही इस्तेमाल होगा। अब जरा सोच के देखो, इथाइल अल्कोहल अगर वाटर सप्लाई पाइप पे डाल देंगे तो क्या होगा भाई? इथाइल अल्कोहल को अगर वाटर सप्लाई पाइप पे डाल देंगे तो सब कोई दारू थोड़ी पीता है यार। अगर सब दारू पीता तब तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री फोकट में पानी के साथ साथ दारू भी मिल जा रहा है कि नहीं? लेकिन सब तो नहीं पीते, कुछ होंगे जिसके लिए अच्छा लगेगा, हाँ, पानी के साथ साथ हमको दारू भी मिल जा रहा है। लेकिन जो नहीं पीता है वो भी पता चला कि भाई पी लिए हैं, उधर ढंगे पड़े हुए हैं, नाली में गए उधर गिर पड़े हुए हैं, है ना, उसको मार दिए, उसको पीट दिए। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल वाटर सप्लाई पाइप पे डाला नहीं जाता। इथाइल अल्कोहल आप डालेंगे कहाँ पे? कार रेडिएटर में। अब कार रेडिएटर से पानी निकाल के थोड़ी कोई पिएगा यार, समझ रहे बात को? फिर अगर मैं इथिलीन ग्लाइकोल की बात करता हूं तो इसको आप वाटर सप्लाई पाइप पे यूज कर सकते हैं पिघालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये उतनी ज्यादा नशीली नहीं होती है। फिर नमक का इस्तेमाल आप बेसिकली डी आइस ऑफ रोड पे करेंगे, जहां पे रोड पे बर्फ जम चुका है वहां पे उसको पिघालने के लिए करेंगे। तो ये सब का काम एक ही है, फ्रीज किए हुए सबस्टांस को पिघालने का काम है, लेकिन हर किसी का यूज अलग अलग तरीके से होता है। तो ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और साथ साथ एंटी फ्रीज सबस्टांस के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। पहले इसको कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात कर लें व्हेन नॉन वोलाटाइल कॉमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid solute added to pure solvent, then its vapor pressure
decreases and hence freezing point depressed, freezing point depressed, यानी कि वेपर प्रेशर दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या है बाबू कि अगर वेपर प्रेशर को आप बढ़ाते हैं तो साथ में उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी, और वेपर प्रेशर को अगर आप कम करते हैं तो साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। और आप ये पहले से पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूट को जैसे ही आप सॉल्वेंट पे डिसॉल्व कराते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गई तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इसका मतलब आप एक पॉइंट और कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन freezing point of the solution, and the difference between freezing point of solvent and solution कर दो, called as depression in freezing point, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है एक बात ना कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्यूट को डालने के बाद सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। अब अगर मान लो मैंने TF बोला, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एक मैं बोल लिया TS, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड एक मैं बोल लिया डेल्टा TF, दिस इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन डेल्टा TF बराबर क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी TF माइनस क्या लिख सकते हैं, TS लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बस पहले जो पढ़ाया था वही था आपके पास, बस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया गया है। इसको पहले कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अभी हम लोग जो है एक ग्राफ प्लॉट किए हुए थे, किसके किसके बीच में, टेम्परेचर और साथ साथ वेपर प्रेशर के बीच में। हमने ऐसा बोला था कि ये वाला एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर सॉलिड का वेपर प्रेशर भी सेम है और लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या है, आपका सेम है। मतलब इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इधर था आपके पास लिक्विड वाला बाबू और इधर था आपके पास सॉलिड वाला। तो आपने बोला था कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम सेम होगा, इस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर हमने एक TF का टर्म यूज किया है, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूं ये आपके पास सॉल्वेंट का लाइन है। किसका लाइन है बेटा, सॉल्वेंट का लाइन है। अब हमने सॉल्यूट को मिला दिया, तो सॉल्यूट को मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर कम होगा तो ये कर्व नीचे की तरफ आएगा, यानी कि कर्व नीचे की तरफ आ गया, मान लो यहां तक आ गया। ठीक है। अब यहां से आपने सॉल्यूशन नाम दिया, क्योंकि सॉल्यूट आपने मिला दिया तो सॉल्यूशन नाम दिया। अब इसकी टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम करते 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 आप यहां तक पहुंचे। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सॉलिड का भी वेपर प्रेशर वही है और लिक्विड का भी वेपर प्रेशर वही है। मतलब यहां पर जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, दिस इज अ TS1, जहां पर हमने नाम दिया है TS1 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। मान लो कि सॉल्यूट मैंने फिर से ऐड कर दिया, तो सॉलिड फिर से ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, तो ये कर्व और नीचे की तरफ आ जाएगा। मान लो यहां तक पहुंच गया, ये इसको मैंने नाम दे दिया सॉल्यूशन नंबर 2।
अब टेम्परेचर आपने कम किया तो वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, देखो कम होते गया होते गया होते गया होते गया होते 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 पहुंचा यहां पर। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सॉलिड का भी वेपर प्रेशर और लिक्विड का भी वेपर प्रेशर क्या है, सेम सेम आप देख सकते हैं यहां पर, है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया बाबू TS नंबर 2, जहां पर TS2 क्या है, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2 कर सकते हैं। अब देखना जरा, देखो तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका हुआ, सॉल्वेंट का ज्यादा हुआ, सॉल्यूशन का कम हुआ ना। तो वही तो बात मैंने लिखा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो आपके पास डिफरेंस है ना, दिस इज अ डेल्टा TF नंबर 1। अब डेल्टा TF1 क्या है बाबू, यहां से डेल्टा TF नंबर 1 है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, अब देख लो जरा, अगर मैं यहां से बात करूं सॉल्यूशन नंबर 2 के लिए, जैसे कि इसका और इसके बीच का डिफरेंस ले लो, ये वाला सॉल्वेंट और सेकेंड नंबर वाला सॉल्यूशन के बीच की मैं बात कर लेता हूं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेल्टा TF नंबर 2। तो नाम क्या होगा इसका, डेल्टा TF नंबर 2 इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2 आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्व आपका बनता है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग पॉइंट की रिस्पेक्ट में। अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया, साथ साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बारे में कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े हैं तो एक पॉइंट आप याद रखना यहां से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to its मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे था, है ना। हमने बोला डेल्टा TF, दिस इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड एक मैं ले लिया M, दिस इज अ मोलालिटी। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलालिटी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि मोलालिटी आप बढ़ाएंगे ना तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए, और मोलालिटी कम करते ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, कम होगा। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, KF इंटू मोलालिटी। जहां पर ये जो KF होगा, दिस इज अ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। या फिर इसी को नाम देते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था और यहां पे है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम दे रहे थे, यहां पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाम दे रहे हैं। इसको कॉपी करें, फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आखिर ये होता क्या है। देखो हम लोग पढ़े कि डेल्टा TF जो था, दिस विल बी इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। अगर मान लो कि हमने मोलालिटी को 1 बना लिया, क्या बना लिया बेटा, 1 बना लिया, तो वैसे सिचुएशन पर डेल्टा TF बराबर क्या मिल जाएगा, KF मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है एक्चुअली में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर ही होता है, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है, बशर्ते कि उस सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन पर किसी भी सॉल्यूशन का जो
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही उसका क्या बनेगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is the depression in freezing point, depression in freezing point when 1 mole of substance, 1 mole of substance dissolved in 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent, और 1 मोल सबस्टांस को अगर 1 kg सॉल्वेंट में डालोगे तो मोलालिटी 1 हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी मोलालिटी कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन पर जो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही क्या बनेगा, आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बनेगा। नाउ इसके बाद हम लोग इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए आप क्या ले सकते हो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, हम लोग जानते हैं डेल्टा TF एक प्रकार का टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, इज इक्वल टू KF, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, तो मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी होता है। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, तो KF बराबर लिख सकते हैं, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल हो जाएगा ये। अच्छा, डिग्री सेल्सियस के जगह पे आप चाहे तो केल्विन भी लिख सकते हैं, तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब KF फॉर वाटर आपको याद रखना पड़ेगा, KF फॉर वाटर ये होता है बाबू 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, और KB क्या होता है वाटर का, 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, है ना। KF होता है 1.86 और KB होता है 0.52। आप KF को कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक फॉर्मूला लगा करके कि KF इज इक्वल टू R इंटू TF का स्क्वायर डिवाइड बाई LF इंटू 1000। अब यहां पर क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे R की बात करते हैं तो R हमारे पास है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है। TF क्या है बेटा, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ इसके बाद LF क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और R यानी गैस कांस्टेंट, ये तीनों चीजें आपको मालूम है तो इसमें पुट करके भी आप KF का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर LF बराबर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर डेल्टा HF क्या है बेटा, दिस इज अ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और MB हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अगर यहां से LF का वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख दूं तो क्या रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा KF इज इक्वल टू R इंटू TF का स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा HF, और MB किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा बाबू 1000, इंटू हो जाएगा 1000। तो ये वाला फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके आप चाहें तो KF का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के रिगार्डिंग में। ठीक है, ये भी फॉर्मूला माइंड में रखना, ये भी फॉर्मूला माइंड में रखना। दोनों फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट भी किसी भी सॉल्वेंट का KF का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कॉपी करें, फिर हम लोग बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है,
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के माध्यम से भी सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास को जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या था, डेल्टा टीएफ बराबर हम लोग अभी पढ़े के एफ इंटू क्या होता है, मोलालिटी होता है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। और मोलालिटी बराबर हम लोग जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WB होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड वाले इक्वेशन को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो। मैं लिख रहा हूं पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को फर्स्ट पे रख दो। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या लिखा जा सकता है, के एफ इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WB होगा। एम ए को निकालना होगा हमारे पास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर मिल जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है तब। ठीक है, पहले इसको कॉपी करें, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.2 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इज 0.17 केल्विन बिलो दैट ऑफ बेंजीन। बिलो दैट ऑफ बेंजीन कहने का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बिलो कहने का मतलब भी कम होता है, डिप्रेशन कहने का मतलब भी कम होता है, और लोअर कहने का मतलब भी कम होता है। तो डिप्रेशन लिख दे तब भी होगा, लोअर लिख दे तब भी होगा, और बिलो लिख दे तब भी होगा। मतलब क्वेश्चन पे डेल्टा टीएफ दे दिया गया है कितना, 0.17 केल्विन दे दिया गया है। साथ में वेट ऑफ सबस्टेंस भी दिया गया है आपके पास 0.2 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस आपको यहां से फाइंड आउट करना है। और वेट ऑफ बेंजीन आपको मिला है 100 ग्राम। क्या मिला है, 100 ग्राम, और साथ में क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज गिवन 5.16 केल्विन केजी पर मोल, यानी कि केएफ गिवन है हमारे पास 5.16 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब सिंपल डेल्टा टीएफ निकाल लो। क्या होता है, के एफ इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई WB हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है, सारे वैल्यूज को रखो और एमए को कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा टीएफ हो गया 0.17, के एफ हो गया आपके पास 5.16, WA हो गया 0.2, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, 1000 हो गया, और WB कितना हो गया बाबू, तो ये हो गया आपके पास 100। देखो ये पॉइंट, ये 2 0, ये 3 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो MA बराबर क्या लिखा जा सकता है, MA बराबर लिखा जा सकता है हमारे पास 5.16 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.17। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 60.70 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लोअर का मतलब डिप्रेशन होता है ना, तो डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ केएफ भी हमारे पास क्वेश्चन पर गिवन है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी WA को फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकाल सकते हैं यहां से, बरछक 72 और 8 कितना हो गया 80, और 16 छक 96, 80 और 96 कितना हो गया 176 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ चुका है एस्कॉर्बिक एसिड वाला। ठीक है, साथ में एसिडिक एसिड यानी WB हमारे पास गिवन है कितना बाबू, 75 ग्राम। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू WA डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WP हो जाएगा।
ठीक है। अब डेल्टा टीएफ कितना है तो 1.5। अच्छा एक चीज और यहां पे समझना, केएफ यहां पे केल्विन के फॉर्म में रखा गया है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में रखा गया है। एक बात जरा ध्यान से सुन लेना, केल्विन के फॉर्म में अगर केएफ हो और डिग्री सेल्सियस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसा नहीं है कि आप इसकी यूनिट को चेंज कर दें या इसकी यूनिट को चेंज कर दे, फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन भी है। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ बोलने का मतलब टीएफ माइनस टीएस हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कि टीएफ को अगर आप लिख रहे हैं तो टीएफ प्लस 273 केल्विन हो गया, और टीएस भी लिख रहे हैं तो टीएस प्लस क्या होगा 273 केल्विन होगा। एज अ रिजल्ट अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ये कट भी जाएगा आपका। देखो टीएफ प्लस हो गया 273 केल्विन माइनस टीएस माइनस क्या होगा 273 केल्विन, ये और ये कट जाएगा तो नेट रिजल्ट टीएफ माइनस टीएस ही आएगा। अब देखो केल्विन में भी कन्वर्ट करके रखेंगे तब भी वैल्यू इतना ही पहुंचेगा आपका, और डिग्री सेल्सियस पे लेके चलेंगे तब भी वैल्यू इतना ही पहुंचेगा आपका। इसीलिए केएफ का वैल्यू केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, दोनों ही केस में आप सेम सेम पुट करके चलें, आंसर आपका मिसप्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट ही लेके चल रहा हूं। तो डिग्री सेल्सियस हमें मिल गया कितना बच्चा 1.5, केएफ हमारे पास हो गया 3.9, WA आपको निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बाबू देखो तो 176 हो गया, और 1000 और WB हमारे पास कितना हो गया तो सर 75 हो गया। अब इसको कट पुट करें जरा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40 हो गया ये, है ना। ये पॉइंट हटा नीचे 10 आया, ये पॉइंट हटा नीचे 10 आया, ये और ये कट गया आपका। ठीक है, अब कट करके देखें क्या मिलेगा। 3 से ये वाला भी चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 15 इज इक्वल टू हो गया 13 इंटू WA बाई 176 इंटू 40 हो गया। देयरफॉर WA बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया 15 इंटू 176 डिवाइड बाई 13 इंटू हो जाएगा 40। इसको जरा सॉल्व करके देखो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करोगे तो आएगा 5.07 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉपी करें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर बाय मास इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। अब एक चीज को जरा समझना, जैसे केन शुगर को आपने पानी में डिसॉल्व करा दिया, तो केन शुगर को पानी में डिसॉल्व करा दिए तो सर सॉल्यूशन बन गया ना वो। तो एक्चुअली में ये जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है वो किसका दिया गया, सॉल्यूशन का दिया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज को जब पानी में डालेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। कैसे सॉल्व करेंगे आइए जरा बात करते हैं। इसमें अलग अलग आपको सोचना पड़ेगा। पहले हम लोग सिस्टमैटिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं केन शुगर की कहानी को। केन शुगर कितना दिया गया है बेटा, 5% W/W दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि सर सॉल्यूट जो मिलेगा वो 5 ग्राम मिलेगा, और सर सॉल्वेंट जो मिलेगा वो आपके पास 95 ग्राम मिलेगा। 5% W/W याद होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मैंने पढ़ा रखा है। और डेल्टा TF बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, KF इंटू WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा WB हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा TF को क्या लिखा जा सकता है, TF माइनस TS इज इक्वल टू KF इंटू WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा WB होगा। अच्छा, TF क्या है, दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना दिया गया 273.15। तो TF के जगह पर हो गया 273.15, और सॉल्यूशन का कितना दिया गया 271 दिया गया है, और KF नहीं पता है छोड़ दो। वेट कितना दिया गया सॉल्यूट का 5 ग्राम, और केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा 95 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें जरा, तो 273.15 से 271 माइनस करेंगे तो 2.15 आ जाएगा ना।
तो यहां पर आ जाएगा 2.15 इज इक्वल टू KF इंटू 5/342 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं 95 लिख सकते हैं। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर, ये केन शुगर की बात होगी। अब सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल करो ग्लूकोज का लिए। अब सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल करो ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज भी हमारे पास कितना गिवन है 5% W/W ही गिवन है। इस बार मैं मान लेता हूं WA' 5 ग्राम और WB' मैं मान लेता हूं 95 ग्राम। ये ग्लूकोज के लिए मैंने डैश लगा दिया। ग्लूकोज का अमाउंट हो गया 5 ग्राम और वाटर का अमाउंट हो गया आपके पास 95 ग्राम। ठीक है, और हम लोग जानते हैं TF माइनस TS डैश, ये डैश मैं लगा रहा हूं किसके लिए बाबू, किसके लिए, ग्लूकोज की सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, ग्लूकोज की सॉल्यूशन के लिए। इज इक्वल टू KF इंटू WA' डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A' इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा WB' होगा। अच्छा, TF तो आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है 273.15 माइनस TS' आपको निकालना है। KF नहीं पता है, छोड़ दो। WA' हो गया 5 ग्राम, मॉलिकुलर मास होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 1000 और WB' कितना हो गया 95 हो गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकेंड के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट को अगर आप सेकेंड के साथ डिवाइड करते हैं, मैं कर देता हूं आगे, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो फर्स्ट क्या था बेटा 2.15 डिवाइड बाई 273.15 माइनस TS' इज इक्वल टू KF इंटू 5 डिवाइड बाई 342 इंटू 1000 डिवाइड बाई था 95 डिवाइड बाई KF इंटू 5 डिवाइड बाई 180 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या था 95। तो देखो कटेगा, ये वाला खत्म होगा, KF से KF खत्म होगा, 5 से 5 खत्म होगा, 180 ऊपर चला जाएगा। तो क्या मिलेगा 2.15 डिवाइड बाई 273.15 माइनस TS' इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई होगा 342। ठीक है, अब इसको इसमें कट करोगे तो आएगा बेटा 1.9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो तो क्या मिला 2.15 इंटू 1.9 इज इक्वल टू 273.15 माइनस TS'। अब इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आएगा 4.08 इज इक्वल टू 273.15 माइनस हो जाएगा TS' और TS' बराबर मिल जाएगा कितना 273.15 माइनस 4.08। सॉल्व करके देख लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 269.07 केल्विन। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका है ग्लूकोज का कितना आपका सॉल्यूशन के अंदर में फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है। ठीक है, ये तो तरीका हो गया सिस्टमैटिक का। अगर आप यहां पर ट्रिक थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पे नोटिस करोगे ना तो हमारे पास केन शुगर का परसेंटेज भी 5% था और ग्लूकोज का परसेंटेज भी कितना था बेटा, तो 5% था। तो ये ट्रिक आपका तभी वैलिड होगा जब दो कंपोनेंट का परसेंट बाय मास सेम होना चाहिए, तभी ये आपका कारगर होगा, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ये ट्रिक काम करता है जब सेम परसेंट W/W रहे। तो वैसे सिचुएशन पर आप ले सकते हैं डेल्टा TF1 डिवाइड बाई डेल्टा TF2 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ 2 डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ 1। आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन पर जो था आपका पीछे वाले क्वेश्चन में था, मैं ऐसा करता हूं कि केन शुगर को मैं 1 मान लेता हूं, केन शुगर को मैं 1 मान लेता हूं और ग्लूकोज को मैं 2 मान लेता हूं। ग्लूकोज को क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। अच्छा, केन शुगर वाले में क्या लिख सकते हैं 273.15 माइनस 271, ये केन शुगर वाला में था। और ग्लूकोज वाला में क्या था, तो 273.15 माइनस TS', ये निकालना था TS'। मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हो गया था 180 और मॉलिकुलर मास ऑफ केन शुगर हो गया था 342।
इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाता था 2.15 डिवाइड बाई 273.15 माइनस ts डैश इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई होगा 342। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ts डैश निकल करके आएगा 269.07 केल्विन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है आपका। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया था नीट 2020 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, बहुत आसान सा क्वेश्चन आप देख सकते हो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 ग्राम पर मोल। आपके पास केएफ का वैल्यू दिया गया है कितना, 5.12 दिया गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन पर द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.078 मोलल। तो मोलालिटी जो है 0.078 मोलल दिया गया है और यहां पर आपको निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ इंटू मोलालिटी होता है। केएफ कितना है बाबू, तो 5.12 और मोलालिटी है 0.078। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है ये आपका 0.39 केल्विन के आसपास में, जिसको राउंड फिगर पे हम लोग 0.40 केल्विन भी ले सकते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कर सकते हैं, इसको कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए बच्चे, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, इफ द मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। अगर हम लोग सॉल्यूशन की मोलालिटी को डबल कर देते हैं तब द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ विल बी। अरे बच्चा लोग, केएफ का जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होती है ना, इसको मोलालिटी से क्या लेना देना है। मोलालिटी को आप डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, केएफ का वैल्यू सॉल्वेंट का हमेशा फिक्स होगा, यानी रिमेन अनचेंज रहेंगे आपके पास। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसकी मोलिकुलर मास दिया गया है 342 ग्राम पर मोल हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व्ड 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। केएफ का वैल्यू दिया गया है, आपको निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, यानी टीएस का वैल्यू कितना होगा ये आपको पता करना है। तो हम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ इंटू डब्ल्यू ए बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होता है, तो डब्ल्यू बी होता है ना। डेल्टा टीएफ बराबर क्या लिखा जा सकता है, देखो केएफ क्वेश्चन पर कितना है बेटा 1.86 है, डब्ल्यू ए हमारे पास कितना दिया गया 68.5 हो गया, मॉलिकुलर मास कितना दिया गया 342 दिया गया है इंटू 1000 और डब्ल्यू बी आपके पास कितना दिया गया है, तो 1000 ग्राम दिया गया। इससे ये और ये कट जाएगा हमारे पास। डेल्टा टीएफ बराबर क्या मिला 1.86 इंटू 68.5 डिवाइड बाई हो जाएगा 342 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये आता है बेटा 0.372। कितना आता है 0.372 आ जाता है। अब क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ बराबर जानते हैं क्या होता है, टीएफ माइनस टीएस होता है, इज इक्वल टू क्या होगा 0.372 हो जाएगा। अब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है यानी कि टीएफ, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो हम लोग रख ले यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज टीएफ इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको यहाँ पे पुट कर ले हम लोग तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएस इज इक्वल टू क्या होगा 0.372 हो जाएगा। देयरफॉर टीएस बराबर क्या लिखा जा सकता है, दैट इज माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसका। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मोलर मास दिया गया है 250 ग्राम पर मोल, वाज डिसॉल्व इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। कितना बेंजीन में घुला रहे हैं हम लोग, 51.2 ग्राम बेंजीन में घुला रहे हैं। ठीक है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट केएफ फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। आप देखो डब्ल्यू ए क्वेश्चन पर है 1 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ ए दिया गया है कितना 250 ग्राम पर मोल,
साथ में बेंजीन का अमाउंट दिया गया है कितना बेटा, 51.2 ग्राम दिया गया है, और KF का वैल्यू दिया गया है कितना, 5.12 केल्विन केजी पर मोल दिया गया है ना। क्या निकालना है आगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड। अच्छा, लोअर्ड कहने का मतलब क्या है, डिप्रेशन, तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी डेल्टा TF कितना होगा ये आपको पता करना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WB हो जाएगा। हमें डेल्टा TF चाहिए, तो डेल्टा TF बराबर लिख सकते हैं क्या, KF कितना हो गया बेटा, तो KF कितना हो गया 5.12 इंटू WA कितना हो गया 1, मॉलिकुलर मास कितना हो गया देखो तो 250 हो गया, इंटू 1000, और WB आपको कितना मिल गया है, तो ये हो गया 51.2। अब सॉल्व करना होगा सिंपल सा इसको, देखो ये पॉइंट उड़ाओ नीचे 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट उड़ाओ ऊपर 10 चला जाएगा, ये 2 0 3 0 ये कट गया आपके पास। नाउ ये और ये खत्म हो गया, क्या मिला हमारे पास, डेल्टा TF इज इक्वल टू 10/25। सॉल्व करेंगे आएगा 0.4 केल्विन, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। कॉपी करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, जो नीट 2005 में पूछा गया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास दिया गया 56 ग्राम पर मोल, बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस। यूरिया को जब पानी में डालते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है ना सॉल्यूशन की, वो हो जाती है 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ KF एंड KB फॉर वाटर आर 1.86 एंड 0.512 केल्विन केजी पर मोल। KF का वैल्यू गिवन है और KB का भी वैल्यू गिवन है। अब आगे कह रहा है द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज। बताओ इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये आपको पता करना है। कैसे निकालेंगे, पहले देखो डेल्टा TB बराबर क्या जानते हैं, तो KB इंटू मोलालिटी जानते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और डेल्टा TF बराबर क्या जानते हैं, तो जानते हैं KF इंटू मोलालिटी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे, फर्स्ट को सेकेंड के साथ डिवाइड करो, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा, KB इंटू मोलालिटी डिवाइड बाई डेल्टा TF बराबर क्या लिख सकते हैं, तो KF इंटू मोलालिटी लिख सकते हैं। चूंकि यूरिया को आपने पानी में डाला हुआ है, तो जितना मोलालिटी यहां होगा उतना ही मोलालिटी यहां होगा, क्योंकि अमाउंट आपने सेम रखे हुए है ना, तो मोलालिटी कट गया आपके पास। अच्छा, डेल्टा TB को क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिवाइड बाई डेल्टा TF को क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB कितना हो गया बाबू 0.512 हो गया डिवाइड बाई KF कितना हो गया, तो 1.86 हो गया। अब TS कितना दिया गया था बॉइलिंग पॉइंट वाला 100.18 डिग्री सेल्सियस, तो ले लेते हैं यहाँ पे 100.18, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको पुट कर लो यहाँ पर डिवाइड बाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 हो गया, माइनस TS आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये निकल करके आता है 0.275, कितना आता है 0.275 आ जाता है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं क्या मिल जाएगा 0.18 डिवाइड बाई माइनस TS ले सकते हैं, दिस इज अ 0.275। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा 0.18 डिवाइड बाई 0.275 इज इक्वल टू होगा माइनस TS हो जाएगा। देयरफॉर TS बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.654 आप ले सकते हैं, 0.654 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका। कर लोगे, यानी ऑप्शन कौन सा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कर सकते हो ना, इसको कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। आगे कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन। यानी कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या जानते हैं, केबी इंटू मोलालिटी जानते हैं। डेल्टा टीबी कितना दिया गया, देखो 2 केल्विन दिया गया, ये 2 केल्विन हो गया। केबी आप रहने दो और मोलालिटी आपको कितना लेके चलना है 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़िए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेम सॉल्वेंट इज 2 केल्विन। यानी कि डेल्टा टीएफ बराबर जानते हैं केएफ इंटू मोलालिटी होता है, और डेल्टा टीएफ भी आपका क्वेश्चन पर 2 केल्विन कह दिया है और केएफ आपको पता नहीं है और मोलालिटी हो गया सर 2। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट को आप सेकंड के साथ डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, यानी कि 2 इज इक्वल टू हो गया केबी इंटू 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई हो गया केएफ इंटू 2। इसको कट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिल गया 2 केएफ इज इक्वल टू हो जाएगा केबी। करेक्ट रिलेशन कौन सा दिख रहा है आप चेक कर सकते हैं, केबी इक्वल टू 2 केएफ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, तो एक और क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लो। ये भी आपका जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ y। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x इज a, देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y इज। कैसे निकालोगे, पहले x वाले के लिए बात करते हैं। x के लिए क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ एक्स इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, डब्ल्यू पी होगा। कितना परसेंट गिवन है बाबू, 4% दिया गया है, तो 4% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब है कि डब्ल्यू ए कितना हो गया 4 ग्राम और डब्ल्यू बी कितना हो गया 96 ग्राम हो गया। पढ़ चुके हैं हम लोग ये सारी चीजें, जरा पुट करो यहाँ पर। तो डेल्टा टी एफ एक्स इज इक्वल टू के एफ रहने दो ऐसे ही, डब्ल्यू ए कितना हो गया 4, मॉलिकुलर मास आपके पास दिया गया है एक्स का कितना, ए दिया गया है ना, ए हो गया इंटू 1000 और डब्ल्यू बी हो गया बाबू 96। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। अब सेम चीज आप y के लिए बात करो, तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ फॉर वाई इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए डैश एम ए डैश इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या ले सकते हैं, डब्ल्यू बी डैश ले सकते हैं। अच्छा, y का परसेंटेज कितना गिवन है, 12% दिया गया, 12% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया गया, मतलब डब्ल्यू ए हो गया सर यहाँ पे 12 ग्राम और डब्ल्यू बी डैश हो गया सर यहाँ पे 88 ग्राम। कितना हो गया, 88 ग्राम हो गया। अब जरा इसको पुट कर दो यहाँ पर, क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ वाई इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए डैश हो गया कितना 12, इसका मॉलिकुलर मास हमें चाहिए होगा इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है कि डेल्टा टी एफ एक्स और डेल्टा टी एफ वाई दोनों इक्वल है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 4% एक्वस सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई, मतलब वाई वाला और एक्स वाला दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, नाउ डेल्टा टी एफ एक्स ये इक्वल है किससे बाबू, डेल्टा टी एफ वाई के साथ, ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, के एफ इंटू 4/a इंटू 1000 डिवाइड बाई हो जाएगा कितना 96 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा के एफ इंटू 12 डिवाइड बाई एम ए डैश इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा 88 होगा। कट कुट करो, के एफ से के एफ जाएगा सर, 1000 से 1000 जाएगा, ठीक है। और निकाल लो, एम ए डैश निकालें तो क्या मिल जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्या मिल जाएगा 12 इंटू 96 इंटू ए डिवाइड बाई क्या होगा 4, 4 से कितना मरता हो गया 3 बार में। और यहां पर एक चीज और छूट रहा होगा, 88 भी तो है ना यहाँ से, 88 भी है यहाँ, ठीक है।
ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं ना तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से आता है 3.2a के आसपास में, जिसको राउंड फिगर लेकर के आप 3a भी सोच सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। कॉपी करो, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। तभी मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट ही समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबस्टांस का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट पर और लिक्विड स्टेट पे इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। ये चीज जिस टेम्परेचर पर होंगे वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट बनेगा, ये मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे किस सबस्टांस की बात कर रहे हैं आप, सॉल्वेंट सबस्टांस की बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट पर और उसी सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट पर वेपर प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम पर होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। मतलब सॉल्वेंट का ही आपका सॉलिड स्टेट होना चाहिए और सॉल्वेंट का ही लिक्विड स्टेट होना चाहिए, तभी आप फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म को सोचते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बाबू इस तरीके से हम लोग आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे एक दूसरे के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।